संविधान में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा था कि यदि मुझसे कोई प्रश्न पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। उन्होंने अपना वक्तव्य देते हुए मौलिक अधिकारों को इतना ज़्यादा महत्व दिया था। 19वीं सदी से ही मौलिक अधिकारों की जो मांग है हमारे देश में प्रारंभ हो गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी मौलिक अधिकारों को सीमित रूप से मान्यता दी गई थी। 1946 मौलिक अधिकार हेतु एक समिति गठित किया गया था। 10 अक्टूबर 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव अधिकारों की जब विश्वव्यापी घोषणा पत्र को स्वीकार किया, तब संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य राज्यों को ये अधिकार अपने अपने संविधान में शामिल करने के लिए कहा। संविधान द्वारा भी मानव अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान में भी स्वीकार किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत हम देखेंगे किन उद्देश्यों से मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। प्रोफेसर लॉस्की ने अपना मौलिक अधिकार के संबंध में मत देते हुए कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति प्रायः अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र में बहुमत के अत्याचार से रक्षा होती है मौलिक अधिकारों से। जी.एन. जोशी के अनुसार मौलिक अधिकारों के बिना प्रजातंत्रात्मक सिद्धांत लागू नहीं हो सकते और सदैव ही बहुमत के अत्याचार का भय बना रहता है। सरकार की निरंकुशता पर मौलिक अधिकारों से रोक लगता है। मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाता है। इनको मानना हमारे संघीय और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है। शासन सरकार जो है वो उसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन, उल्लंघन या इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की स्थिति में न्यायालय की शरण ली जा सकती है। कानूनविद श्री A.N. पालकीवाला ने मौलिक अधिकार राज्य के निरंकुश रूप से साधारण नागरिकों की रक्षा करने वाले कवच के रूप में इसको अभिव्यक्त किया है। विधानमंडल और कार्यपालिका अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों का वे भी आदर करते हैं और इनका हनन नहीं कर सकती। संविधान में संशोधन किए बिना उन्हें घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके बाद हम देखेंगे विशेषताएं। मौलिक अधिकारों का जो विशेषता है, विशेषताओं के अंतर्गत यह राष्ट्रीय आंदोलन की भावनाओं के अनुकूल है। यह सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 30 और फिर 32 से 35 तक का विस्तारित रूप में मौलिक अधिकारों का संविधान में वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार सीमित हैं परंतु अमर्यादित नहीं है। व्यावहारिकता और समानता पर आधारित है। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अधिकारों के दो रूप हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अनुच्छेद 19 में सकारात्मक प्रकार की स्वतंत्रताएं और अनुच्छेद 15, 17 और 18 में नकारात्मक श्रेणी के जो स्वतंत्रताएं हैं उनको वर्णन किया गया है। सरकार की निरंकुशता पर अंकुश अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद,
नगर निगम या ग्राम पंचायतें आदि समस्त निकाय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों में अंतर। भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में अंतर की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकारों का निलंबन। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की यह विशेषता है जो प्रदान की गई है उनकी कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यह निलंबन की स्थिति आपातकाल में राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी वो निलंबित कर सकता है। राज्य के सामान्य कानूनों के ऊपर है। मौलिक अधिकार को देश के सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान में स्थान दिया गया है और साधारणतया संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों का हम विस्तारित रूप से संक्षेप में वर्गीकरण देखेंगे। इसके अंतर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ हमारा संविधान, उसके भाग 3 में उल्लेख था संपत्ति का मौलिक अधिकार, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। एक सामान्य अधिकार के रूप में उसको रखा गया है। वर्तमान में सभी भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला जो है समानता का अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो अनुच्छेद है 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में इसका विस्तारित वर्णन मिलता है। समानता का जो अधिकार है इसको प्रथम स्थान प्राप्त है मौलिक अधिकार में, और यह अधिकार भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक जिन मौलिक अधिकारों का 5 बिंदुओं के अंतर्गत समानता के अंतर्गत वर्णन किया गया है, उनमें सबसे पहला कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। सामाजिक समानता का स्थापना, इसकी जो व्यवस्था है अनुच्छेद 15 की व्यवस्था 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं करेगा। आशय यह है कि राज्य नागरिकों में सामाजिक भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को दुकान, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। पूर्ण अथवा आंशिक राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों या सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी में समान अवसर या अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(1) सब नागरिकों के लिए राज्याधीन सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में जो अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी
या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत को अंत कर दिया गया है। 1989 में इस कानून को अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दे दिया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में इसकी व्यवस्था की गई है। सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधि के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारतवर्ष का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमको मिलता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इनमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के स्थान पर संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। उनमें मूल स्वतंत्रताएं बेसिक जो हैं वो अनुच्छेद 19 में नागरिकों की 6 मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। और 6 मौलिक स्वतंत्रताओं में सबसे पहला विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) भाषण, लेखन, मुद्रण व अन्य साधनों से विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(1) ख के अंतर्गत बिना हथियारों के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं और राज्य द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में शांति और व्यवस्था के लिए भारत की अखंडता व सुरक्षा की दृष्टि से इन स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ग में नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी गई है। भ्रमण की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने, घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है। निवास की स्वतंत्रता 19(1) व के अनुसार भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने, बसने की स्वतंत्रता है। इसके बाद हमारा आता है व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) 6। इस संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे आजीविका के लिए कोई भी पेशा या कारोबार या व्यापार कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। आज़ादी के पूर्व कुछ क्षेत्रों में जमींदार मजदूरों तथा किसानों से जबरदस्ती काम करवाते थे। कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में, खदानों में, अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा देशवासी या जो दासी प्रसव देववाद दासी जिसको हम कहते थे, दासी प्रथा या मनुष्यों का जो खरीद बिक्री है, स्त्रियों का शोषण करने वाला प्रथा था। इस सब बुराइयों को समाप्त करने के लिए इन अनुच्छेदों में विस्तारित वर्णन किया गया है। मनुष्यों का खरीद बिक्री अनुच्छेद 23, कारखानों, खदानों व जोखिम भरे कामों पर लगाने की मनाही जो है, रोक जो है अनुच्छेद 24।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन हमको मिलता है। इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना और किसी भी धर्म का पालन सुनिश्चित, राज्य की ओर से किसी भी धर्म का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और हमारा राज्य का सभी या राज धर्म इसीलिए घोषित नहीं किया गया है ताकि सभी धर्मों का समान आदर हो सके। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जिन बातों को सम्मिलित किया गया है उसमें धार्मिक आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अनुसार, इसमें जो संक्षिप्त में दिया हुआ है, इच्छा अनुसार व्यक्ति जो है अपनी धार्मिक आचरण करने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, किसी भी प्रकार की हो स्वीकार या किसी धर्म को अपनाने या स्वीकार करने, सिखों द्वारा कृपाण धारण करने को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, इसके अंतर्गत धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार है, धार्मिक संस्था है तो चल व अचल संपत्ति अर्जित कर सकेंगे व स्वामित्व का अधिकार रख सकेंगे, धार्मिक स्वतंत्रताओं की संपत्ति का प्रबंध राज्य के कानूनों के अनुसार कर सकेंगे। सरकारी संस्थाओं पर धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाया गया है, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। इनमें कहा गया है कि जिन शिक्षण संस्थाओं का संचालन राज्य के धन से होता है वहां किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि कोई शिक्षण संस्था किसी धर्म या न्याय के अधीन स्थापित की गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। पांचवा हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक में इसका वर्णन है। भारतीय संस्कृति की हमारी जो विशेषता है अनेकता में एकता, इसका इसमें नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है और इसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें भाषण, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 29(1). इस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने, उसे सुरक्षित रखने, उसका संवर्धन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य की सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, भाषा, मूल वंश अथवा उनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 30(1) के अनुसार प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार होगा, उनका प्रबंध करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य, भाषा या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग की संपत्ति को हस्तगत करने का मुआवजा देना आवश्यक है। छठवां है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जो व्यवस्था है अनुच्छेद 32 एवं 226 में की गई है। इसके अनुसार यदि सरकार या कोई नागरिक मौलिक अधिकार से किसी को वंचित करता है तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से कर सकता है। इसकी रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को सौंपा गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न आदेश जारी करने का अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार सौंपा गया है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार यह अधिकार भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जो लेख या आदेश जारी किए जाते हैं
उनकी सुरक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनमें जो प्रमुख बिंदु हैं, सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो तात्पर्य है व्यक्ति को सशरीर पेश करना। यह लेख व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि बंदीकरण वैध है अथवा अवैध है। यदि अवैध है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त करने का आदेश दे देता है। इस प्रकार अनुचित और गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। परमादेश लेख, इसका जो शाब्दिक तात्पर्य है, हम आदेश देते हैं। परमादेश लेख उस समय जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक संस्था या सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते। इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है हमारा प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का तात्पर्य है रोकना अथवा मना करना। सर्वोच्च न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय अपने अधीन निम्न न्यायालयों अर्थात अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है और उन्हें आदेश दिया जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले की कार्यवाही को स्थगित करें, अर्थात प्रतिषेध लेख अधिकारियों को गलत काम करने से मना करता है। उत्प्रेषण लेख, इसका जो तात्पर्य है पूर्णतया सूचित करना। किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालयों में भेजने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा लेख, इसका जो तात्पर्य है किस अधिकार से आपने इस पद को, इस कुर्सी को प्राप्त किया, जिस पद पर कार्य करने का उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा लेख उस व्यक्ति से जारी करके पूछ सकता है। मौलिक अधिकारों का हम स्थगन देखेंगे। मौलिक अधिकार का स्थगन किन स्थितियों में उनको रोका जा सकता है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कब रोका जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति संविधान की धारा 352 के अनुसार जब देश में संकट काल की घोषणा करता है, अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी स्वतंत्रताएं जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने या भ्रमण करने की स्वतंत्रता तथा निवास की स्वतंत्रता आदि को स्थगित कर सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का स्थगन आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 359 के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी स्थगित या निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हस्तक्षेप अनुच्छेद 15(1), 4, अनुच्छेद 19(6) में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान में संशोधन, संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के अंतर्गत हम मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। मौलिक कर्तव्यों में हमारा संविधान के चतुर्थ भाग, नया भाग चतुर्थ अ जोड़ा गया है। इस प्रकार नए भाग में अनुच्छेद 51 अ के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इनमें सबसे पहला है हमारा संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। दूसरा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक और उनके जो आदर्श हैं उनका पालन करना। तीसरा है हमारा भारत की संप्रभुता
एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना, भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, भारत की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति, वन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, नागरिकों को सभी जीवधारियों के प्रति दया का भाव रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा को दूर करना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। वर्तमान में हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जुड़ा है, नवंबर 2001 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 51(1) में यह धारा जोड़ा गया है कि बालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। इससे लोकतंत्र हमारा सफल होता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति हमारा जो आदर का भाव है वो बढ़ता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मजबूत व सुदृढ़ होती है। संकट के समय देश की सुरक्षा होती है। अपना सर्वस्व देश के प्रति न्यौछावर करने का जो भाव, योगदान देने का जो भाव, जो आह्वान किया गया है, वो सफल होता है। एकता और अखंडता की रक्षा होती है। सभी नागरिक इस कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करेंगे तो भारत की संप्रभुता और एकता लंबे समय तक स्थायी बनी रहेगी। देश की प्रगति में यह सहायक है। सार्वजनिक संपत्ति जो शासकीय संपत्ति है उसका संवर्धन होगा, उसको सुरक्षित रखा जा सकेगा। संस्कृति की रक्षा होगी, हमारी विरासत, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति सुरक्षित होंगी और वो संवर्धित भी होंगी। विश्व बंधुत्व की भावना का इससे विकास होगा। इस तरह से मौलिक अधिकारों की जो महत्व है वो समाप्त होता है, मौलिक अधिकारों के और मौलिक कर्तव्यों की।